हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। चलिए शुरू करते हैं। आज हम करने वाले हैं एक चैप्टर जिसका नाम है असेसमेंट एंड ऑडिट। तो असेसमेंट एंड ऑडिट 10 से 15 मिनट के अंदर ये चैप्टर हो जाएगा। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिलेगा आपको। असेसमेंट एंड ऑडिट चैप्टर के अंदर क्या कोई अमेंडमेंट है? मई 25 के अंदर कोई अमेंडमेंट नहीं थी और सितंबर 25 के अंदर भी कोई अमेंडमेंट नहीं है इस चैप्टर के अंदर। सबसे पहली बात आती है कि कितने क्वेश्चन करने हैं। तो यहाँ पे टोटल 9 क्वेश्चन दे रखे हैं, ठीक है ना। ये 9 क्वेश्चन हम करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। और साथ ही साथ मैं बताऊंगा कि एग्जाम में किस किस तरीके के क्वेश्चन इनके ऊपर आए हैं। उसके बाद सारे क्वेश्चन आप कंपाइल करके बना के देख लेना, बात खत्म यहीं पे, ठीक है। तो यहाँ पे सवाल उठता है सबसे पहला क्वेश्चन। तो 9 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन बेकार की चीज है, छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें से कुछ एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। दूसरा पॉइंट है सेल्फ असेसमेंट, ठीक है। सेल्फ असेसमेंट क्या होता है, ये भी एग्जाम के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। सेल्फ असेसमेंट का मतलब होता है खुद ही अपना टैक्स असेस करना और रिटर्न फाइल करना, गवर्नमेंट का कोई भी इंटरफेयर नहीं रहेगा। अब यहां से आ जाते हैं मेन इंपॉर्टेंट चीज, सेक्शन 60 एक्सट्रीम इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। प्रोविजनल असेसमेंट क्या होता है? सबसे पहला सवाल आता है प्रोविजनल असेसमेंट के अंदर कि कौन कौन सी सिचुएशन के अंदर प्रोविजनल असेसमेंट की बात होती है। यानी कि मैं अपना टैक्स पे करना चाहता हूं और मैं कह रहा हूं कि डिपार्टमेंट को कि मैं प्रोविजनल बेसिस पे अपना टैक्स भर दूं, ठीक है ना। तो किस किस केसेस में ऐसा हो सकता है? अगर एक टैक्सेबल पर्सन अनेबल हो जाता है, मैं अपनी गुड्स की या सर्विस की वैल्यू नहीं निकाल पा रहा हूं, यार मुझे किस रेट से टैक्स पे करना ये डिटरमाइन नहीं कर पा रहा हूं, उस टाइम पे मैं क्या करूंगा, ठीक है ना, कॉमन पोर्टल पर मैं अप्लाई करूंगा, ठीक है ना। और उसमें रीजन भी बताऊंगा कि मैं प्रोविजनल बेसिस पे, ठीक है ना, विद डॉक्यूमेंट के साथ कि मैं प्रोविजनल बेसिस पे टैक्स पे करना चाहता हूं कॉमन पोर्टल पे। ये सब चीजें मैं करूंगा। उसके बाद प्रॉपर ऑफिसर क्या करेगा? प्रॉपर ऑफिसर मुझे नोटिस भेजेगा और उसके अंदर वो एडिशनल इन्फॉर्मेशन मुझसे मांग सकता है जो भी उसको चाहिए, ठीक है ना। मुझे उसके ऊपर रिप्लाई देना पड़ेगा, ठीक है ना। और मैं इन पर्सन यानी खुद भी जाके वहां पे प्रेजेंट हो सकता हूं। उसके बाद प्रॉपर ऑफिसर क्या करेगा? प्रॉपर ऑफिसर को जैसे ही मेरी रिक्वेस्ट मिलती है फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ सच रिक्वेस्ट, उसके 90 दिन के अंदर प्रॉपर ऑफिसर ऑर्डर पास कर देगा प्रोविजनल असेसमेंट के लिए, ठीक है ना। अब मैं प्रोविजनल असेसमेंट के अंदर प्रोविजनल बेसिस पे टैक्स भर चुका हूं। अब क्या होगा? अब फाइनल असेसमेंट होएगा। तो प्रॉपर ऑफिसर क्या करेगा? फाइनल असेसमेंट करेगा। ये फाइनल असेसमेंट कब होएगा, ठीक है ना? फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ प्रोविजनल असेसमेंट, यानी जो ऑर्डर था प्रोविजनल असेसमेंट का उसकी डेट से विद इन 6 मंथ के अंदर फाइनल असेसमेंट किया जाएगा। फाइनल असेसमेंट ऑर्डर पास किया जाएगा प्रॉपर ऑफिसर के द्वारा। हालांकि इस टाइम पीरियड को एक्सटेंड भी किया जा सकता है, ठीक है ना। ज्वाइंट कमिश्नर और एडिशनल कमिश्नर इसको 6 महीने तक एक्सटेंड कर सकते हैं और कमिश्नर इसको 4 साल तक एक्सटेंड कर सकता है। अब सवाल ये उठता है कि मैंने प्रोविजनल बेसिस पे टैक्स भर दिया, उसके बाद फाइनल असेसमेंट आया, ठीक है ना। ये हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी है कि जो फाइनल असेसमेंट का जो टैक्स है वो ज्यादा है और मैंने टैक्स जो प्रोविजनल बेसिस पे भरा था वो कम है। उस केस में क्या होएगा? जो भी डिफरेंस बचेगा उस पर मुझे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा 18% के रेट से फ्रॉम द फर्स्ट डे आफ्टर, ठीक है ना, ड्यू डेट ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स टिल द डेट ऑफ एक्चुअल पेमेंट। अगर इसका उल्टा होता है कि फाइनल असेसमेंट के अंदर टैक्स कम बन रहा है जबकि प्रोविजनल में मैं ज्यादा भर चुका हूं, तो मेरा रिफंड का अमाउंट बन जाएगा। उसके ऊपर मुझे उसके ऊपर मुझे इंटरेस्ट मिलेगा 6% के रेट से, लेकिन आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 60 डेज एक्सपायर होने के बाद 61 डे से फ्रॉम द रिसिप्ट ऑफ रिफंड एप्लीकेशन, रिफंड के लिए जो एप्लीकेशन दूंगा ना उसका रिसिप्ट हो जाएगा जब प्रॉपर ऑफिसर को उसके 61 डेज के बाद, ठीक है, 60 दिन के एक्सपायर होने के बाद 61 डे से, ठीक है, डेट ऑफ रिफंड तक 6% का रेट से इंटरेस्ट मिलेगा यहाँ पे। उसके बाद आता है बॉन्ड एंड सिक्योरिटी भी मुझे फर्निश करनी पड़ेगी। अगर मैं चाहता हूं कि प्रोविजनल बेसिस पे टैक्स भरूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ठीक है ना, एग्जीक्यूट करना पड़ेगा बॉन्ड विद सिक्योरिटी। अब सवाल ये उठता है कि जो सिक्योरिटी की यहाँ पे बात की गई है, क्या प्रॉपर ऑफिसर उसको रिलीज कर सकता है? हाँ, अगर मैं एप्लीकेंट यानी एप्लीकेशन डाल देता हूं, ठीक है ना, ओके, फाइनल असेसमेंट ऑर्डर के बाद, ठीक है, उसके बाद प्रॉपर ऑफिसर क्या करेगा? प्रॉपर ऑफिसर ये चेक करेगा कि भैया जो एप्लीकेंट है उसने जो भी फाइनल असेसमेंट ऑर्डर के अंदर अमाउंट वगैरह था वो सब भर दिया है, तो वो क्या करेगा? वो मेरी सिक्योरिटी रिलीज कर सकता है। उसके लिए वो ऑर्डर पास कर देगा, ठीक है ना, विद इन 7 वर्किंग डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ एप्लीकेशन। आगे चलते हैं, क्वेश्चन दे रखा है एक्सट्रीम इंपॉर्टेंट, आप इसको जरूर कर लेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ये भी एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अंदर पूछा है स्क्रूटनी ऑफ रिटर्न, सेक्शन 61। मान लो मैंने एक रिटर्न फाइल की, मैं एक रजिस्टर्ड पर्सन हूं, मैंने रिटर्न फाइल की, ठीक है ना, और मेरी रिटर्न स्क्रूटनी के अंदर आ गई, ठीक है ना। प्रॉपर ऑफिसर क्या कर रहा है? चेक कर रहा है मेरी रिटर्न की भैया ठीक है या गलत है, और उसके अंदर कुछ डिस्क्रिपेंसी मिल गई, ठीक है ना। उसके बाद क्या होगा? प्रॉपर ऑफिसर मुझे नोटिस भेजेगा और एक्सप्लेनेशन मांगेगा। मुझे 30 दिन के अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ नोटिस, ठीक है ना, फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ नोटिस 30 दिन के अंदर मुझे क्या करना पड़ेगा? रिप्लाई देना पड़ेगा, यानी एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी। अब हो सकता है कि मैं एक्सेप्ट कर लूं उस चीज को, यानी कि जो भी गड़बड़ मिली है मैं उसको एक्सेप्ट कर लूं और जो भी टैक्स का, इंटरेस्ट का या अदर अमाउंट बनता है वो मैं दे दूं, ठीक है। नहीं तो ये बात हो सकती है। और दूसरा ये हो सकती है कि मैं एक्सप्लेनेशन दूं कि भैया मैं एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूं, जो आपने बताया ना डिस्क्रिमिनेशन, मैं वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूं। तो उस केस में क्या होगा? प्रॉपर ऑफिसर क्या क्या एक्शन ले सकता है? सवाल ये उठता है किस किस केसेस पर प्रॉपर ऑफिसर एक्शन ले सकता है। अगर मैंने जो एक्सप्लेनेशन दिया वो सेटिस्फैक्टरी नहीं है, प्रॉपर ऑफिसर कह रहा है कि
सेटिस्फैक्टरी नहीं है, हम सेटिस्फाई नहीं इससे, या फिर ठीक है ना क्या होता है कि मैं एक्सेप्ट तो कर लेता हूं कि जो भी डिस्क्रिमिनेंसी मिली है वो एक्सेप्ट कर लेता हूं मैं, लेकिन किसी भी तरीके का करेक्टिव एक्शन नहीं लेता हूं, तो उस केस में प्रॉपर ऑफिसर क्या कर सकता है, चार तरीके का डायरेक्शन यानी चार तरीके का ऑर्डर पास कर सकता है। क्या, या तो वो सेक्शन 65 के अंदर ऑडिट कंडक्ट करा सकता है, या स्पेशल ऑडिट सेक्शन 66 के अंदर कंडक्ट करा सकता है, या 67 सेक्शन के अंदर इंस्पेक्शन सर्च सीजर करा सकता है मेरा, या फिर क्या कर सकता है 73 और 74 के अंदर प्रोसीडिंग चला सकता है। आई होप क्लियर है। इसके ऊपर इस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। आगे चलते हैं और उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। एक और क्वेश्चन यहां पे आ जाते हैं। ये क्वेश्चन सीए फाइनल मई 25 के अंदर एग्जाम में आया था, सितंबर 25 में आने के ना के बराबर चांस है। फिर भी एक बार रीड कर लेते हैं। ये है सेक्शन 62 असेसमेंट ऑफ नॉन फाइलर ऑफ रिटर्न। अब इसमें क्या है कि मैंने रिटर्न फाइल नहीं की है, ठीक है ना। अब बेस्ट जजमेंट असेसमेंट की बात यहां पे होगी। मान लो मैं एक रजिस्टर्ड पर्सन हूं और मैं रिटर्न फाइल नहीं कर पा रहा हूं, ठीक है ना, नहीं की है मैंने, ठीक है ना, सेक्शन 39 और या फिर सेक्शन 49 के अंदर, दोबारा बोल देता हूं एक बार, ठीक है ना। क्या हुआ कि मैं एक रजिस्टर्ड पर्सन हूं और मैंने रिटर्न फाइल नहीं की है सेक्शन 39, ठीक है ना, या फिर सेक्शन 45 के अंदर, एंड ठीक है ना प्रॉपर ऑफिसर क्या करता है सेक्शन 46 के अंदर मुझे नोटिस भेज देता है, ठीक है ना, कि भैया रिटर्न फाइल कर दो, ठीक है ना, 15 दिन के अंदर अंदर, और मैं इतना ढीठ था फिर भी मैंने रिटर्न फाइल नहीं की है, तो उस केस पे प्रॉपर ऑफिसर क्या करेगा, मेरी टैक्स लायबिलिटी डिटरमाइन करेगा अपना बेस्ट जजमेंट असेसमेंट करते हुए। वो कैसे करेगा, जो भी उसके पास रेलिवेंट मटेरियल होगा उसके बेसिस पर वो क्या करेगा, ठीक है ना, बीजेए बेस्ट जजमेंट असेसमेंट, बीजेए बेस्ट जजमेंट असेसमेंट करेगा, ठीक है ना। ये असेसमेंट का जो ऑर्डर पास करेगा बेस्ट जजमेंट असेसमेंट का, उसका टाइम लिमिट बता रखा है विद इन 5 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 44, ठीक है ना। उसके बाद आता है क्या विड्रॉल हो सकता है असेसमेंट ऑर्डर का, जो अभी बात की हमने, ठीक है ना। जो ये असेसमेंट ऑर्डर पास किया है क्या इसका विड्रॉल हो जाएगा। दो बातें आपको ध्यान रखनी है। पहली बात तो ये कि अगर रजिस्टर्ड पर्सन यानी कि मैं फर्निश कर देता हूं 60 दिन के अंदर अंदर एक वैलिड रिटर्न, जो भी डिफॉल्ट पीरियड है, ठीक है ना, उस पीरियड के लिए मैं 60 दिन के अंदर अंदर अगर मैं क्या करता हूं रिटर्न फाइल कर देता हूं, ठीक है ना, तो क्या होएगा, ठीक है ना, तो क्या होएगा ऑर्डर पास करने के अंदर अंदर, तो उस केस में जो ऑर्डर पास किया गया वो ऑटोमेटिकली विड्रॉ हो जाएगा, लेकिन इंटरेस्ट या लेट फी की जो मेरी लायबिलिटी है वो कंटिन्यू रहेगी। लेकिन मान लो मैं वैलिड रिटर्न फाइल नहीं करता हूं विद इन 60 डेज, ठीक है ना, ऑफ सर्विस ऑफ ऑर्डर, तो उस केस में मुझे एडिशनल 60 डेज मिलेंगे, लेकिन उसके लिए एडिशनल फीस भी लगेगी 100 रुपीज ईच डे के लिए। बाकी जो लायबिलिटी थी यहां पर इंटरेस्ट की, फीस की, वो कंटिन्यू रहने वाली है। उसके बाद आ जाते हैं, ये क्वेश्चन सितंबर 25 में आ सकता है आपके एग्जाम के अंदर, तो इसको जरूर अच्छे से करके जाना है। ये क्वेश्चन क्या है, ये अगर एग्जाम में आता है तो ये पूरा का पूरा आपको एज इट इज लिखना पड़ेगा। सेक्शन 63 असेसमेंट ऑफ अनरजिस्टर्ड पर्सन। अब मान लो मैं एक अनरजिस्टर्ड पर्सन हूं, यानी कि मैं एक टैक्सेबल पर्सन हूं, ठीक है ना, मैं एक टैक्सेबल पर्सन हूं और मुझे रजिस्ट्रेशन लेना चाहिए था, मैं मान लेते मैं रजिस्ट्रेशन नहीं ले पाया हूं, ठीक है ना, या फिर मैंने रजिस्ट्रेशन ले रखा है और मेरा रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाता है किसी भी एक कारण से जो नीचे दे रखे हैं। क्या कारण हो सकता है रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने का, मैंने कॉन्ट्रावेंट कर दिया किसी प्रोविजन या रूल का, या फिर मैंने रिटर्न फाइल नहीं किया, मैं कंपोजिशन लेवी स्कीम के अंदर आ रहा हूं, मैंने रिटर्न फाइल नहीं की है 3 महीने फ्रॉम द ड्यू डेट से लेकर 3 महीने बीत चुके, 3 महीने के बाद तक मैंने रिटर्न फाइल नहीं की है, या फिर पॉइंट नंबर 2 को छोड़ दो और किसी और केस पे मैंने रिटर्न फाइल नहीं की है, या फिर मैंने वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन तो लिया है, ठीक है ना, लेकिन डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन से 6 महीने के अंदर मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट नहीं किया, कमेंट्स नहीं किया है, या मैंने जो रजिस्ट्रेशन लिया है वो फ्रॉड, विलफुल मिस स्टेटमेंट, सप्रेशन ऑफ फैक्ट की वजह से लिया है, तो उस केस में क्या है असेसमेंट ऑर्डर पास किया जाएगा प्रॉपर ऑफिसर के द्वारा 5 साल के अंदर फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग द एनुअल रिटर्न, ठीक है ना, और उस केस में एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी भी यहां पे दी जाएगी। इस तरीके से एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है ना, आप ये क्वेश्चन पढ़ सकते हो। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है ना, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकता है सितंबर 25 के लिए, एक्सट्रीम इंपॉर्टेंट। समरी असेसमेंट क्या होता है, ये क्वेश्चन एमटीपी, ठीक है ना, मई 25 के अंदर भी काफी दोनों एमटीपी में दे रखा था मेरे को जहां तक ध्यान है। तो सेक्शन 64 समरी असेसमेंट क्या होता है, तो समरी असेसमेंट क्या है, ठीक है ना, अगर प्रॉपर ऑफिसर को लगता है कि भैया इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू को नुकसान हो सकता है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए समरी असेसमेंट ऑर्डर पास किया जा सकता है। अगर प्रॉपर ऑफिसर के पास एविडेंस है कि कोई टैक्सेबल पर्सन है, वो कोई लायबिलिटी इनकर कर रहा है, और अगर किसी तरीके का डिले करते हैं हम असेसमेंट ऑर्डर पास करने में, तो एडवर्सली इफेक्ट पड़ सकता है रेवेन्यू के ऊपर, तो इस तरीके से समरी असेसमेंट ऑर्डर पास किया जा सकता है। क्या इस ऑर्डर का भी विड्रॉ किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। कौन कर सकता है, अगर एप्लीकेंट, यानी कि मैं अगर एप्लीकेशन लगाता हूं विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ ऑर्डर, ठीक है ना, तो एसी और जेसी यानी एडिशनल कमिश्नर और ज्वाइंट कमिश्नर विड्रॉ कर सकते हैं उस असेसमेंट ऑर्डर को, और या फिर वो खुद से कर सकते हैं ऑन मोशन, अगर उनको लगता है कि जो ये ऑर्डर पास किया गया है ये एरनियस है, ठीक है ना। ओके, इस केसेस में आगे चलते हैं। इसके ऊपर 3 क्वेश्चन दे रखे हैं, इस तरीके से इनके ऊपर क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। स्टडी मेट का क्वेश्चन नंबर 6, सीए फाइल नंबर 23 के अंदर एमटीपी वगैरह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत बार ये क्वेश्चन आया है, ठीक है ना, और काफी जगह पे दे रखा है। अब आ जाते हैं, ठीक है ना, 2 क्वेश्चन दे रखे हैं यहाँ पे
ऑडिट से रिलेटेड, तो एक सेक्शन है सेक्शन 65 और सेक्शन 66। तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम सेक्शन 65 जो कि एमटीपी नवंबर 24 के अंदर भी दे रखा था। ये है डिपार्टमेंट अगर ऑडिट कर रहा है, टैक्स अथॉरिटी यानी डिपार्टमेंट अगर ऑडिट कर रहा है। तो डिपार्टमेंट अगर ऑडिट की बात कर रहे हैं तो हु मे कंडक्ट द ऑडिट, तो डिपार्टमेंट ऑडिट कौन कर सकता है, तो कमिश्नर कर सकता है या उसके द्वारा कोई भी ऑफिसर जो एथोराइज किया गया है, ठीक है ना। किस जगह पे ऑडिट किया जाएगा, तो या तो जहां पे बंदे का बिजनेस है वहां पे, या फिर सारी किताबें अपने ऑफिस को उठा लाएंगे वहां पे, ठीक है ना। नोटिस की जरूरत है, बिल्कुल जरूरत है, कम से कम 15 दिन का नोटिस देना पड़ेगा, नॉट लेस देन 15 वर्किंग डेज। आगे ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आ सकता है, मुझे लगता है एमसीक्यू के अंदर, टाइम लिमिट फॉर कंप्लीशन ऑफ ऑडिट, ठीक है ना। ये जो ऑडिट है, ये डिपार्टमेंट जो ऑडिट कर रहा है, ठीक है ना, ये कितने दिन के अंदर कंप्लीट हो जाना चाहिए, तो ये 3 महीने के अंदर कंप्लीट हो जाना चाहिए फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ ऑडिट। हालांकि इसको बढ़ाया जा सकता है, 6 महीने के लिए किया जा सकता है, लेकिन डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ ऑडिट कैसे निकालेंगे, जो ऊपर हमने बात की है। डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ ऑडिट निकालते हैं, ठीक है ना, विच एवरेज लेटर करके, दो चीजों में। तो सबसे पहले अगर मैं किसी का ऑडिट करने जा रहा हूं तो मुझे रिकॉर्ड अवेलेबल कब हुए हैं और एक्चुअल में मैंने ऑडिट करना कब स्टार्ट किया, विच एवरेज लेटर होगा, उसको बोलेंगे डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ ऑडिट। वहां से विद इन 3 मंथ देखेंगे कंप्लीट हो जाना चाहिए ऑडिट। अब आता है कि कंक्लूजन की बात करते हैं। अब प्रॉपर ऑफिसर क्या करता है, विद इन 30 डेज क्या करेगा, जो भी रजिस्टर्ड पर्सन है जिसका ऑडिट किया जा रहा है उसको इन्फॉर्म करेगा, ठीक है ना, कि भैया तुम्हारी ये फाइंडिंग्स मिली है और ये रीजन भी बताएगा, ठीक है ना। और जो भी रिजल्ट आया है, ठीक है ना, रिजल्ट के अंदर क्या मिला है, या तो टैक्स पे नहीं किया है, शॉर्ट पे किया है, एरनेस रिफंडेड है, आईटी स्ट्रांगली ये अवेल्ड है या यूटिलाइज है, उस केस में, ठीक है ना, प्रॉपर ऑफिसर क्या करेगा, 73 और 74 की प्रोसीडिंग चला देगा। उसके बाद आता है स्पेशल ऑडिट। स्पेशल ऑडिट आता है सेक्शन 66 के अंदर। स्पेशल ऑडिट किस किस केसेस में हो सकता है, तो स्पेशल ऑडिट की बात यहाँ पे बोली गई है, ठीक है ना। अगर वैल्यू, ठीक है ना, ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हैज नॉट बीन करेक्टली डिक्लेयर, ठीक है ना, या फिर आईटीसी अवेल्ड नॉट विद इन द नॉर्मल लिमिट, तो उस केस में क्या होएगा यहाँ पे, ठीक है ना, उस केस में यहाँ पर, ठीक है ना, स्पेशल ऑडिट कंडक्ट कराया जा सकता है, ठीक है ना। ओके, लेकिन उसके लिए प्रायर परमिशन लगेगी कमिश्नर की। और किससे कराएंगे ऑडिट, जो नॉमिनेटेड होंगे, ठीक है ना। चार्टर्ड अकाउंटेंट हो सकता है या कोस्ट अकाउंटेंट हो सकता है, जो कि कमिश्नर के द्वारा नॉमिनेटेड होंगे। टाइम लिमिट क्या होगी, वहां पर 3 महीने की टाइम लिमिट थी, यहाँ पे 90 दिन की टाइम लिमिट है, और इसको टाइम लिमिट को असिस्टेंट कमिश्नर के द्वारा फर्दर एक्सटेंड किया जा सकता है मैक्सिमम 90 डेज के लिए। आगे चलते हैं, ये क्वेश्चन आरटीपी में 25 के अंदर दे रखा था, एमसीक्यू था इसके ऊपर। हु विल बियर द एक्सपेंसेस ऑफ ऑडिट। अगर हम बात करें इस ऑडिट के अंदर, स्पेशल ऑडिट के अंदर, तो स्पेशल ऑडिट के अंदर जो भी खर्चा होगा, ठीक है ना, जो भी खर्चा होगा वो खर्चा कौन बियर करेगा ऑडिट का, तो यहाँ पे बता रखा है कि जो कमिश्नर होता है ना वही डिटरमाइन करता है और वही पे करता है खर्चा। ये बात ध्यान रखना, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे कई जगह पे यहाँ पे भी असिस्टेंट कमिश्नर वर्ड आया है, तो कई जगह पे असिस्टेंट कमिश्नर वर्ड आया है, तो कहीं आप कमिश्नर की जगह पे असिस्टेंट कमिश्नर मत लिख देना। अब कंक्लूजन की बात करें तो कंक्लूजन में क्या करना पड़ेगा, जो रजिस्टर्ड पर्सन है प्रॉपर ऑफिसर उसको एक अपॉर्चुनिटी देगा, उसको इन्फॉर्म करेगा, ठीक है ना। और अगर रिजल्ट के अंदर ये चीजें मिलती हैं, टैक्स नॉट पेड, रिफंडेड, ठीक है ना, वही शॉर्ट पेड वगैरह वाली केसेस, तो उसके अंदर, ठीक है ना, 73 और 74 की प्रोसीडिंग चला देंगे। इस तरीके से इसको एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, हालांकि किसी भी तरीके से एमसीक्यू वगैरह भी पूछा जा सकता है। आई होप क्लियर है, ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, ठीक है ना। और एक्सट्रीम इंपॉर्टेंट चैप्टर स्पेशली 2-3 क्वेश्चन जो मैंने बताए हैं जो सितंबर 25 के अंदर आ सकते हैं, उनके ऊपर मैं शॉर्ट वीडियो भी बनाऊंगा, ठीक है ना। ओके, आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच।